या डिजिटल चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे संदर्भ के साथ मैं आज की बातचीत को शुरू करना चाहती हूँ। हम बातचीत को शुरू करें उससे पहले पैनल पे जो सदस्य हैं उनका मैं एक छोटा अपनी तरफ से परिचय देने की कोशिश करूंगी। और मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ क्योंकि सब लोग इतने अनुभवी हैं। यदि मुझसे कुछ छूट जाए तो वो प्लीज ऐड करें, मुझे सहयोग दें इसको ऐड करने में। तो हमारे साथ जुड़े हैं अनीता बोरकर जी और सुष्मिता जी एसबी से। एसबी जो है वो एक रीजनल नेटवर्क है जो लगभग 30 देशों में काम कर रहा है और लगभग 30 देशों की 200 से ज्यादा संस्थाएं और इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस नेटवर्क का हिस्सा हैं। अनीता जी जो हैं वो एसबी के अंदर रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स को देखती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं। और सुष्मिता जी सेंट्रल एशिया लेवल पर जो है एडवोकेसी एडवाइजर हैं। तो आप दोनों का इस चर्चा में स्वागत। और आपके साथ बहुत सारी उम्मीद है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो ये पूरा मुद्दा है उसको हम कैसे देख रहे हैं, आप उसमें चीजों को जोड़ेंगी और हमें हमारी जो समझ है उसको बढ़ाएंगी। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं पॉइंट ऑफ व्यू से अर्पिता चक्रवर्ती जी। अर्पिता जी लेखक हैं, पत्रकार हैं और साथ ही ट्रेनर हैं। ट्रेनर में ये जोड़ना जरूरी है कि वो जेंडर, सेक्सुअलिटी और टेक्नोलॉजी इन तीनों को मिलाते हुए ट्रेनिंग करती हैं। ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं, एकदम फील्ड स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी काम करती हैं और जो संस्थागत स्तर पे भी लोग अपनी समझ बनाना चाहते हैं इन मुद्दों को लेकर, उनकी भी ट्रेनिंग में हिस्सेदारी देती हैं। तो आपका भी स्वागत है अर्पिता जी। और हमारे साथ हैं पूर्णिमा गुप्ता जी निरंतर से। उनका एक लंबा, मतलब जब मैं इस लंबे अनुभव की बात कर रही हूँ तो लगभग 2 दशकों का अनुभव है अडल्ट एजुकेशन में काम करने का। उन्होंने शुरुआत से ही फील्ड स्तर पे इस कार्यक्रम को महिलाओं के साथ काम कैसे करें और कैसे कार्यक्रमों को प्लान करें, उसके एग्जीक्यूशन हो, उसको बहुत क्लोजली किया भी है। और फिर बड़े स्केल पर लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश की है जहां पर वो इस कार्यक्रम को चला सकें। तो इसी के साथ आपका भी स्वागत है पूर्णिमा जी। जो भी साथी हमें सुन रहे हैं इस बातचीत के दौरान यदि उनके कोई सवाल हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज फेसबुक चैट का इस्तेमाल करें और अपने सवाल हमें लिखकर जरूर भेजें। हम कोशिश करेंगे इस बातचीत के दौरान आपके सवालों को लेने की और उनके जवाबों को ढूंढने की। थैंक यू। और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं पूर्णिमा जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव है इस कार्यक्रम के साथ फील्ड और अलग अलग लेवल्स पर जुड़ने का। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम यदि बात करने की कोशिश करें ऐतिहासिक रूप से, तो अडल्ट एजुकेशन या विमेन्स एजुकेशन प्रोग्राम को चलाने के पीछे क्या सोच रही है, किस तरह से इसको प्लान करके या उद्देश्य के साथ हम इसे चलाते हैं। शुक्रिया निशी परिचय देने के लिए और कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए। अगर मैं इंडिया में एडल्ट एजुकेशन और वुमेन्स एजुकेशन और लिटरेसी की बात करूं तो थोड़ा मुझे लगता है कि 60 और 70 के दशक को देखना बहुत जरूरी है, जहां पर पहली बार बात हुई कि वुमेन्स एजुकेशन होना चाहिए। और 70 के दशक में जब हम बात कर रहे थे वुमेन्स एजुकेशन की या वुमेन्स लिटरेसी की, तो वहां पर यही एक नारा था कि औरतें शिक्षित होंगी तो परिवार शिक्षित होगा। या फिर ये एक पूरी सोच थी कि अगर हम वुमेन्स एजुकेशन या एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं या महिला साक्षरता के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको पूरा एक देश के विकास या आर्थिक विकास से जोड़कर ही देखा जा रहा था। और उसमें ये भी एंगल था कि जनसंख्या में कमी होगी, शिशु मृत्यु दर में कमी होगी और औरतें एक जरिया, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जा रहा था। लेकिन अगर अभी हम 2021 में बैठे हुए हैं और मुझे नहीं लगता है
कि इस सोच में कोई परिवर्तन हुआ है। अभी भी जब हम वुमेन्स एजुकेशन एंड लिटरेसी के बारे में बात करते हैं तो वो ही एक इंस्ट्रूमेंटल तरीके से हम चीजों को देखते हैं कि महिलाओं को शिक्षित करो जिससे उनका घर पड़ जाए, या फिर वो बच्चों को होमवर्क करा पाए, या फिर वो कोई लाइवलीहुड प्रोग्राम करें, या फिर वो अपने कुछ जीविकोपार्जन के लिए कुछ चीजें करें। लेकिन जब हम 80 के दशक में आते हैं, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी और कोठारी कमीशन के बारे में बात हो रही थी, तो वहां पर कुछ अच्छी चीजें भी कही गई। और पहली बार शायद ये बात हुई कि महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण दोनों बहुत जरूरी है। और उसको सोचकर फिर उसकी जो सोच आगे दिखाई देती है वो महिला समाख्या प्रोग्राम में या नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम में दिखाई देती है। और महिला समाख्या अगर प्रोग्राम के बारे में हम बात करें तो पहली बार शिक्षा और सशक्तिकरण को, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को जोड़ा गया, या यूं कह सकते हैं कि इंडिया के लेवल पे वो शायद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट को लेकर। और उसके आगे फिर अगर हम देखते हैं नेशनल लिटरेसी मिशन, जहां पर 90 के दशक में बहुत जोर शोर से साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता की बात हुई, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े और सबसे ज्यादा इसमें भागीदारी महिलाओं की रही। पर चूंकि जो अगर हम नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में बात करें तो उसकी जो नीतिगत चीजें हैं वो बहुत अच्छे से प्लान की गई। उसमें बेसिक लिटरेसी क्या होगा, पोस्ट लिटरेसी क्या होगा, या कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लेवल पे क्या चीजें होंगी, वो सब बहुत अच्छे से प्लान की गई। पर इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर बेसिक लिटरेसी जो टोटल लिटरेसी कैंपेन जो फेज था, वो जितनी तेजी से अच्छा हुआ, उसके बाद उसका ग्राफ नीचे गिरता चला गया। क्योंकि ये पूरी जो एक सोच थी कि वॉलेंट्री तरीके से हम चीजों को करेंगे, या फिर ये एक पूरी सोच कि हमने बेसिक लिटरेसी कर दी है और अब छोटा छोटा महिलाओं का समूह बनाकर उसमें हम बाकी और चीजें करेंगे, वो एक्चुअली वो इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे वो कोई विजन उस तरीके का नहीं था। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि वो ग्राफ किस तरीके से नीचे गिरा। और जो महिलाएं नेशनल लिटरेसी मिशन में, टोटल लिटरेसी कैंपेन में जिन्होंने बहुत तेजी से भागीदारी की थी या सीखा था, वो हम देखते हैं कि वो रिलैप्स होता चला गया। एंड देन उसके बाद 2009 में फिर से एडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी में जोर आया और साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई। लेकिन एज इट इज नेशनल लिटरेसी मिशन में जो थोड़ा बहुत काम हुआ था, साक्षर भारत में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आज की स्थिति ये है कि अभी 2019-20 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जहां पर पढ़ना लिखना अभियान के बारे में बात किया जा रहा है, वहां ये अज्यूम अभी भी किया जा रहा है कि ये जो पूरा एडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी की बात हो रही है वो वॉलेंट्री बेस पे ही होगी। कोई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है, और कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। जब हम एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा और महिला शिक्षा साक्षरता के बारे में बात करते हैं तो वहां लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिर्फ एक कहने की बात है, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पे कुछ भी चीज नहीं दिखाई देता है। तो हिस्टोरिकली जो सोच प्रौढ़ शिक्षा की रही है या वुमेन्स एजुकेशन की रही है, मुझे लगता है कि उसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं है। बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल तरीके से हम प्रौढ़ शिक्षा या वुमेन्स एजुकेशन एंड लिटरेसी को अभी भी देखते हैं। तो अगर आप अभी भी नारे देखेंगे तो नारे वैसे ही हैं कि पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी, या एक महिला पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी पढ़ेगी। तो वो इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच अभी भी है। थैंक यू पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी ने जो बात कही कि इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है अडल्ट एजुकेशन को लेकर, तो इसी के संबंध में थोड़ा सा मैं पॉलिसी को समझने की कोशिश करने का सोच रही, मतलब मुझे लग रहा था कि हमें समझना चाहिए कि पॉलिसी लेवल पर ये क्या है। बेसिकली जब हम एसडीजीज की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं,
तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अप्रोच पे हमें बताते हैं कि वो होनी चाहिए, एजुकेशन की जो अप्रोच है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की होनी चाहिए। तो मैं अनीता जी आपसे जानना चाहती हूँ कि पॉलिसी लेवल पर ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अप्रोच की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर जाते हैं ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है। तो कैसे, मतलब पॉलिसी में क्या विजन है, कैसे उसको देखते हैं, और ये तारतम्य कैसे बनता है, नहीं है तो कहाँ पर गैप्स हैं, थोड़ा यदि आप हमें उसके बारे में बता सकें। जी। धन्यवाद निशी, और पूर्णिमा ने इस कॉन्वर्सेशन की बहुत अच्छी शुरुआत की है। और मेरे ख्याल से कि मैं जैसे अपने देश की बात की, इंडिया की बात की, तो मैं थोड़ा जो संदर्भ लेके बात करूंगी वो एशिया पैसिफिक का है, एशिया पैसिफिक के खंड का है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें कोई बहुत अलग कोई चीज नहीं दिखाई देती है। वैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास 2-3 उदाहरण हैं जिसके बारे में बात करूंगी। तो आपने जैसे कहा कि बहुत 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 सालों के बाद एडल्ट एजुकेशन की जो समझ है वो थोड़ी विस्तारित रूप से देखी गई है। इसके पहले बहुत मायोपिक विजन था, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत छोटी सी इसकी एक नजरिया था जो बहुत लेके साक्षरता की तरफ था, नॉट इन द सेंस ऑफ एजुकेशन। सो एडल्ट लिटरेसी ये एडल्ट एजुकेशन का एक भाग है, लेकिन एडल्ट एजुकेशन इज मच ब्रॉडर देन एडल्ट लिटरेसी। और जैसे अभी पूर्णिमा ने कहा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की है, तो इस मतलब जब 2015 में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखे गए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, बट इट हैज टू बी सीन इन अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फ्रेमवर्क, ऐसे कहा गया है। तो दृष्टि तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एक्चुअल समझ जमीन के तौर पे लाने के लिए बहुत ही कम प्रयास हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगी और भी कि एडल्ट एजुकेशन पूरे एजुकेशन के गोल में SDG 4 जो हमारा एजुकेशन का गोल है उसमें भी बहुत निग्लेक्टेड गोल है। मतलब एडल्ट एजुकेशन को बहुत ही कम क्या कहते हैं अटेंशन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी फ्रेमिंग, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी मैकेनिज्म्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग, उसके लिए कितना पैसा होना चाहिए वो भी। एक जो एस्पे की जो सोच है और एस्पे जिस तरह से पॉलिसी की दृष्टि से इसको देखता है, तो उसका इन्फ्लुएंस मैं कहूंगी कि नॉर्डिक जो देश हैं, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और विशेषकर जर्मनी है। तो इन देशों में जो एडल्ट एजुकेशन की सोच बनी थी वो मैं कहूंगी कि बहुत ही प्रोग्रेसिव थी इवन इन दोस टाइम्स। वो प्रोग्रेसिव इसलिए थी कि मतलब मुझे जब पहली बार पता चला तो आई वाज रियली, मतलब मेरी एकदम आंखें खुली और मुझे लगा कि जब हम एजुकेशन एज अ राइट एंड एडल्ट एजुकेशन एज अ राइट की बात करते हैं तो वो ट्रांसलेट जर्मनी में हुआ है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी संविधान में यह कहा गया है कि एडल्ट एजुकेशन ये हर व्यक्ति को उसकी पूरी उम्र तक मिलना चाहिए। सो दिस इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसीलिए जैसे जर्मनी में हर म्युनिसिपैलिटी में, जैसे अपने यहाँ जिला परिषद होंगे, तो हर म्युनिसिपैलिटी इज ओब्लाइज्ड कि वहाँ एक जिसको फोक हाई स्कूल्स कहते हैं, वो होने चाहिए और वहां पे सारे प्रौढ़ व्यक्तियों को प्रवेश है। तो लिटरेसी से लेके अलग अलग विषयों तक, मतलब मैं कहूंगी कि एडल्ट एजुकेशन की जो व्याप्ति है वो ये है कि क्या है, तो अलग अलग प्रकार की लिटरेसीज है, मतलब इट्स अ स्पेक्ट्रम, अलग अलग प्रकार की लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, और हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं वो। दूसरा ये है कि जो जिन प्रश्नों से एक समाज को कन्फ्रंट करना पड़ता है, आज की तारीख में हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, आज की तारीख में हम वायलेंस की बात कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारे प्रश्नों से हमको भिड़ना है तो उसके बारे में भी एक शिक्षा चाहिए, उसके बारे में भी एक समझ, सोच, पॉलिटिक्स बनाने की जरूरत है, वो एडल्ट एजुकेशन का काम होता है। और तीसरा ये भी है कि हम जो काम कर रहे हैं, मतलब उसके अलग कौशल, मतलब एडिशनल स्किल्स हमको मिलने चाहिए, या वी कैन मूव टू डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशंस, उसके लिए भी एडल्ट एजुकेशन वो भी उसमें समावेश करता है।
तो मेरे ख्याल से अगर पॉलिसी के लेवल पे देखा जाए तो वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, और हम सोचते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सही अर्थ वो है। लेकिन आज की तारीख में भी अगर आप देखें, हमारे भी देश में और एशिया पैसिफिक के सारे देशों में एडल्ट एजुकेशन का प्रोविजन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो एनजीओज करते हैं। सरकार के लेवल पे बहुत कम है। सरकार के लेवल पे इन्हीं देशों में हमको देखने को मिलता है, इन जर्मनी एंड द नॉर्डिक कंट्रीज। तो मेरे ख्याल से एस्पे का जो स्टैंड है वो ये है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन में एडल्ट एजुकेशन को एक स्थान मिलना चाहिए, एक विजिबिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए सारे प्रोविजनिंग होनी चाहिए। और दूसरा कि वो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में भी आना चाहिए, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में वो होना चाहिए। सो इट इज नॉट लाइक प्राइवेट लोग दे रहे हैं, जैसे जो कंपनीज में करते हैं। वहाँ एडल्ट एजुकेशन की सोच है कि स्किल्स को बढ़ावा देना। एनजीओज जो काम करते हैं वो अवेयरनेस के लेवल पे करते हैं, अलग अलग प्रश्नों पे। लेकिन हमारा कहना है कि दिस कंपोजिट एडल्ट एजुकेशन की जो एक समझ है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लेवल पे, अवेलेबल, एक्सेसिबल फॉर एवरीबॉडी, वो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में ही आनी चाहिए। और उसको लेके बहुत सारे गैप्स है, जैसे मैंने कहा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गैप्स है, क्योंकि पॉलिसी में एडल्ट एजुकेशन की डेफिनेशन ही इतनी नैरो है, राइट। डिलीवरी सिस्टम्स नहीं है, प्रोविजनिंग नहीं है, कैपेसिटीज नहीं है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, मतलब सीखने की जो प्रणाली है उसके बारे में भी हम अभी बहुत ही क्या कहते हैं, वी आर स्टिल far away from what is desirable. तो अभी के लिए तो मैं इतना कहना चाहूंगी। एंड थैंक यू अनीता जी। आपने एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, जो मुझे लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे यहाँ अडल्ट एजुकेशन की पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व हैं, स्पेशली उन लोगों को सुनना चाहिए। और मुझे लगता है समझने की बहुत जरूरत है कि जब तक एडल्ट एजुकेशन सरकार की जो चेतना में नहीं जाएगी, सरकार का मुख्य फोकस उस पर नहीं आएगा, तब तक वो एक नेग्लेक्टेड एरिया ही रहेगा। इसलिए उसको पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में लाने की जरूरत है। साथ ही उसके लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वो एक सिंगल चीज नहीं है, वो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है जिसकी बात आपने की। तो इसी स्पेक्ट्रम से मैं क्योंकि जब अनीता जी बोल रही थी तो उन्होंने कहा डिजिटल लिटरेसी या क्लाइमेट चेंज को लेकर लिटरेसी एक तरह की होने की जरूरत है। हमारे साथ अर्पिता जी हैं जो डिजिटल लिटरेसी पर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग्स कर रही हैं और बात कर रही हैं। तो अर्पिता जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अक्सर करके ये जो साक्षरता है और ये जो डिजिटल साक्षरता है, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र में थोड़ा काम कर रही हूँ, समझने का प्रयास कर रही हूँ, तो अभी तक समझ ये बनी है कि इन दोनों चीजों को बहुत अलग अलग करके देखते हैं। लिटरेसी कर दो और फिर डिजिटल लिटरेसी कर दो। लेकिन आप जब काम करती हैं तो आप इसे कैसे देखती हैं? क्योंकि आप फील्ड स्तर पर काम कर रही हैं, तो जब असाक्षर लोगों के साथ काम करना है, महिलाओं के साथ काम करना है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो आप इन दोनों के बीच का जो संबंध है तो उसे कैसे देखती हैं? और अपनी इस पूरी ट्रेनिंग या जो प्रशिक्षण आप करती हैं उसमें इसका तारतम्य किस तरह से बिठाती हैं? जी, पहली बात तो ये है कि हम साक्षरता जिसको हम जानते हैं, साक्षरता जिसको हम समझते हैं साक्षरता बोल के, वो सिर्फ अपनी साइन करना या अंगूठी दबाना, साइन करके ये तो वो नहीं है साक्षरता। साक्षरता है कि हम कुछ पढ़े लिखे समझे और कुछ फैसले ले पाए, सही फैसले का हम वो समझ ले पाए। तो वो कि वो परिवार में है, वो समाज में है, हम कहीं दुकान में जाए तो कोई खरीदे तो वो भी सही चीज़ है, पैसे ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, वो सारी जो स्किल्स है, एरिथमेटिक से लेके सारी जो स्किल्स है, समझ की जो कम्प्रीहेंशन जो स्किल्स है, वो हमको साक्षरता कहते हैं। अब सेम चीज़ हम जब डिजिटल की ओर बढ़ते हैं, हम पहले हम देखे हैं कि बचपन में हम कंप्यूटर क्लास होती है अलग से, पर उस कंप्यूटर क्लास में क्या होती है, सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, कुछ बॉट सिखाते हैं, टेक्नोलॉजी की ये सिखाते हैं, पर हम ये नहीं सीखते कि हम
हमारी लाइफ को कितना आसान बना सके कंप्यूटर की थ्रू या स्मार्टफोन की ओर से। स्मार्टफोन हम जब जैसे इस कोविड के हम पैंडेमिक ही देख लेते हैं एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में कि हम देख लेते जो अगर हम क्योंकि हम लॉकडाउन की तरफ से हम डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, तो वो डॉक्टर एक ऑनलाइन एक डिजिटल फोन एक स्मार्टफोन में वो हमको दिखाई दे रहे हैं, हम उसमें अपॉइंटमेंट ले पा रहे हैं। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ी एक डिजिटल डिवाइड की गैप है। बिना डिजिटल लिटरेसी का साक्षरता नहीं हो सकता है। जैसे हम ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे बाद में बात करेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन वर्ल्ड एक साथ है, तो हम ये जानते हैं कि साक्षरता बिना डिजिटल लिटरेसी के संभव नहीं है, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं मतलब स्मार्टफोन पे, तो वो प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो हमको ये डाउनलोड करना, हमको उसको लेके फिर ऑर्डर देना किसी दुकान में बिना जाके फोन के थ्रू या अपलोड करना, ये सब हमको सिखाते हैं कि हमारा जीवन कैसे आसान बनाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपने पूछा कि जो अक्षर महिला है उनको कैसे ये समझाए। तो पहली बात तो ये है कि असाक्षर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं जानने पहचानते, वो ऐसा नहीं है, उनकी सारी समझ है और वो बहुत अच्छे से पिकअप करते हैं अगर कोई भी चीज़। पर ये है कि उनके साथ की थोड़ी सी करिकुलम अलग होना चाहिए। उनके सिंबल्स के माध्यम से हम समझ लेते कि व्हाट्सएप कॉलिंग कौन सी है। अगर आप टेक्स्ट में आप नहीं देख पा रहे तो आप वॉइस नोट की तरह से आप किसी को भेज सकते हैं, या आप गूगल मैप्स या गूगल पे भी आप बिना साक्षर पूरी तरह से अगर हम साक्षर कोट अनकोट उसको समझने के बिना आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप सिंबल्स पहचानते हैं। जहाँ पे आप गूगल पे में आप नीचे नील कलर के आप जानते हैं कि इसको दबाने से आपका पैसा घटता है। फिर आप जब पासवर्ड जाते हैं, आप ये भी जानते हैं कि बिना पासवर्ड के आपका पैसा नहीं जा सकता है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये एक साथ मतलब साक्षरता आप एक साथ तो जो अल्फाबेट से जो अक्षर वो भी आप पहचानिए, प्लस इसके साथ से अब डिजिटल लिटरेसी आपको जो लाइफ है, जैसे आप अगर कहीं पे आप रास्ता भूल गए तो आप गूगल मैप्स खोलिए, आपकी लाइफ आसान हो रही है। गूगल मैप्स हो रही है, उससे हिसाब से आपका जो साक्षरता असाक्षर एक साथ आ रहे हैं, एट द सेम टाइम हम ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्ल्ड एक साथ आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे हम अभी कोविड के दौरान बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए, सारे स्कूल्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन, जो नहीं जा पाए स्कूल ऑनलाइन वो ऑलमोस्ट बंद हो गए स्कूल। तो जो असाक्षर महिला है वो भी चला पा रहे स्मार्टफोन, क्योंकि उसके बच्चे को ऑनलाइन क्लास कराना है, तो वो भी जान पा रही है कि ये जो मुझे जानना है, मुझे पहचानना है, मुझे सीखना है, तभी मैं आगे बढ़ूंगी जिंदगी में। और क्योंकि अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी तो मेरा जो सोच है, मेरा जो अगर पति है अगर घर पे कुछ दिक्कतें हो रही है तो वो मुझसे मैं उसको साझा नहीं, सोल्यूशन की तौर नहीं बढ़ पाऊंगी। थैंक यू अर्पिता जी, ये आपने बिल्कुल ठीक मतलब मुझे लगा मैं जब आपको सुन रही थी तो कि जो साक्षरता की परिभाषा है, ये जो डेफिनेशन है, एक तो यही बहुत बहुत नैरो है, और कैसे हम एक करिकुलम डिफरेंट होना चाहिए जब हम कह रहे हैं कि असाक्षर महिलाओं के साथ या लोगों के साथ हम डिजिटल साक्षरता को लेकर काम कर रहे हैं। तो इसी में क्योंकि मुझे पता है निरंतर ने सामग्री निर्माण का काम काफी निरंतर का एक मेन एरिया रहा है, और उसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप पूर्णिमा जी अडल्ट एजुकेशन में सामग्री निर्माण की बात करती हैं तो किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, और अडल्ट एजुकेशन और डिजिटल लिटरेसी यदि इन दोनों को हम साथ में लेकर चलना चाहें तो फिर लोगों की किस तरह की समझ है, एक तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी अवेलेबल मटेरियल क्या है, लोग किस तरीके का बना रहे हैं, और हम निरंतर जब उसको बनाती है तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो एक तो ये भी सोच है कि हम किसी भी मटेरियल से लोगों को पढ़ा सकते हैं।
दूसरा ये भी कि किस तरह की हम पद्धति पेडागोजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सोचने की जरूरत है कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं या जब हम अडल्ट को पढ़ाते हैं तो थोड़ा तो अंतर है, क्योंकि और औरतों का या प्रौढ़ लोगों का या एडल्ट लोगों का अपना एक्सपीरियंस है। जैसे अर्पिता ने भी कहा कि वो एक ब्लैंक स्लेट नहीं है कि आप जो सारी चीजें बच्चों के साथ कर रहे हैं वही अब महिलाओं के साथ या प्रौढ़ों के साथ करेंगे। जब हम मटेरियल बना रहे हैं या करिकुलम बना रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे केंद्र में कौन है, हम किसके साथ वो चीज कर रहे हैं। तो अगर हमारे केंद्र में महिला है, आदिवासी महिला है, दलित महिला है, मुसलमान महिला है, छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला है, या गुजरात की रहने वाली महिला है, या केरल की रहने वाली महिला है, उसकी आजीविका क्या है, उसका संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम कोई भी मटेरियल कहीं से भी लाकर उसको पढ़ाएंगे तो शायद वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जो अर्पिता कह रहे हैं कि अगर हम उनको लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी अगर हम करवा रहे हैं तो कई बार ये भी होता है कि अच्छा आप वीडियो कॉलिंग कर लें या ऑडियो कॉलिंग कर लें, बस दैट्स इट। पर वो हमारी समस्या का समाधान नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे केंद्र में कौन है, उसका अपना संदर्भ क्या है। और ये शायद मतलब मैं निरंतर को कहूंगी और शायद और भी लोगों की ये सोच है कि ये एक फ्रेरियन अप्रोच है। पॉलो फ्रेरे जो ब्राजील के रहे हैं, जिन्होंने एडल्ट एजुकेशन एंड पीपल्स एजुकेशन को लेकर काफी काम भी किया है कि जब आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ या किसी भी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके केंद्र में कौन है, और उनको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी तरह की एजुकेशन की प्रोसेसेस कर सकते हैं। सेम चीज टीचिंग लर्निंग मटेरियल और करिकुलम को भी लेकर ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज ये है कि एक्सपीरियंस क्या है। वो एक्सपीरियंस सिर्फ जो सेंटर में है उसी तक सीमित रखना है या उसमें हम नई चीजों को भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि हम यूपी के बुंदेलखंड के ललितपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, पर हमारा आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से क्या रिलेशन है, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, अगर वो ब्रिज हम नहीं उस नॉलेज एक्सपीरियंस में डाल रहे तो शायद वो जो पूरी प्रोसेस एजुकेशन की है वो इनकम्प्लीट होगी। तो हमारा एक्सपीरियंस एंड आउटर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हम उसको साथ में लेकर क्या कर रहे हैं, और फिर नए ज्ञान का निर्माण कैसे हो रहा है, नॉलेज हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। और फिर शायद अगर सेंटर में हम एक उस तरह की वॉइसेस लाते हैं तो वो नॉलेज भी अपने आप में एक अलग नॉलेज होगी, क्योंकि वो नॉलेज का स्ट्रक्चर ही बहुत ही, जैसे हम कहते हैं कि एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है या एक कास्ट का स्ट्रक्चर है, उस तरह का ही नॉलेज का क्रिएशन होगा। तो उस नॉलेज क्रिएशन में डिफरेंट वॉइसेस आनी शुरू होगी, जो कि हमको करिकुलम एक पूरी चीज देती है। आई थिंक करिकुलम निर्माण में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि महिलाओं की भागीदारी या जो लर्नर्स है उनकी भागीदारी, जो फैसिलिटेटर एंड एडल्ट एजुकेटर है उनकी भागीदारी उसमें कैसी है। हो सकता है कि आप एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया लेके जा रहे हैं कम्युनिटी में, पर आप उस पे रिजिड नहीं हो, आप उस पे मतलब अड़ी ना हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो कम्युनिटी से जो एक्सपीरियंस आ रही है या कम्युनिटी से जो नॉलेज आ रही है, तो फिर वो जो पूरा आपका करिकुलम है वो एक, आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स कॉल्ड पार्टिसिपेटरी वे का जो पठन पाठन सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उस तरह निरंतर में हम इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। चूंकि अभी निशी आप इस डिजिटल एज के बारे में बात कर रहे हो, तो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो हमने शायद पिछले FB लाइव में भी अनीता ने शेयर किया था कि जब हम डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात कर रहे थे तो हमारी एक समझ थी कि हम कंप्यूटर और मोबाइल एंड सोशल मीडिया, पर जब हमने ये सोचा कि हम डिजिटल शब्द को महिलाओं के सामने रखें तो वो क्या समझती हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई। जो भी एनालॉग थी, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा था, वो उनके लिए डिजिटल था।
तो वो चाहे वेइंग मशीन हो या एटीएम मशीन हो या हमारी वॉच जो एनालॉग है, वो सब उनको डिजिटल नजर आ रही थी। तो हमारा भी जो पूरा आइडिया है वो ब्रॉडन हुआ कि हम इतने सीमित तरीके से नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से उसको देखती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, पर जो हम नेवर एनरोल्ड और ड्रॉप आउट गर्ल्स के साथ काम कर रहे हैं, और अभी हमने फॉरेस्ट को लेकर उनसे डिस्कशन की और हमने उनसे पूछा कि जंगल में क्या मिलता है। तो एक बहुत मतलब यंग नहीं पर 16-17 इयर्स ओल्ड गर्ल, शी सेड कि जंगल से प्लास्टिक की बोतल मिलती है। एंड देन वी वर अमेज कि उसने ये एग्जाम्पल क्यों दिया। तो वो दिल्ली में स्लम में रहती है और वो कबाड़ी का काम करती है और प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करती है, जो कि वो डिफरेंट एरिया से लाती है। तो हमारी ये सोच थी कि हम ये कहेंगे कि जंगल से जामुन मिलता है, जंगल से ये फ्रूट्स मिलता है, जंगल से रबड़ मिलता है, जंगल से ये मिलता है, बट शी सेड जंगल से प्लास्टिक मिलता है। दैट्स हर एक्सपीरियंस। उस पे हमको चीजों को बिल्ड ऑन करना है, उसकी इस नॉलेज को हमें खारिज नहीं करना है कि बॉटल प्लास्टिक खराब है, क्योंकि वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो उसके लाइवलीहुड के लिए है। उसी में एक एग्जाम्पल ये भी कि हमने जब ये कहा कि वो रबड़ मिलता है जंगल से, तो शी सेड नहीं, फैक्ट्री में रबड़ बनता है। एंड वो लास्ट तक कन्विंस नहीं हुई। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि ये एक्सपीरियंसेस करिकुलम में मिसिंग है, ये जो बातें हैं करिकुलम में मिसिंग है। ये जो एक्सपीरियंस है ये एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है और फिर बाकी चीजें इस पे बिल्ड ऑन की जा सकती है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें निरंतर जब भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल या करिकुलम बनाती है, तो हम सबसे पहले लर्नर्स से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को गैदर करते हैं, और जो हमारा करिकुलम होता है उसमें संभावना होती है कि हम इन एक्सपीरियंसेस को सिर्फ टोकनिस्टिक तरीके से नहीं डालें या सिंबल के तौर पे नहीं डालें, पर वो एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आए, सो दैट हम उनके कॉन्टेक्स्ट को समझें और उस पे जो नई चीजें आ रही हैं उसको बिल्ड ऑन करें। तो ये एक पूरा निरंतर की सोच है, और मुझे लगता है कि ये एक नारीवादी सोच है, फेमिनिस्ट सोच है कि हम नॉलेज क्रिएशन किस तरह से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल कौन लोग करेंगे, और उस नॉलेज क्रिएशन में जो स्ट्रक्चर है उस पे हम सवाल कैसे उठा रहे हैं। और ये किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। आज के समय में डिजिटल भी एक पिलर है, एक स्ट्रक्चर है, जैसे कास्ट है, क्लास है, तो डिजिटल पूरा जो वर्ल्ड है ये भी एक स्ट्रक्चर है। इसको भी समझना और इसकी अपनी पेजियों को समझकर टीचिंग लर्निंग मटेरियल में लाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी कोशिशें हम कर रहे हैं। थैंक यू पूर्णिमा। आपने जो मटेरियल क्रिएशन के पूरे प्रोसेस को बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अडल्ट एजुकेशन में ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है उन लोगों के लिए जब हम नहीं समझ पाते कि किस तरह की मटेरियल को हम लेकर आएं या उसको बनाएं कैसे। क्योंकि एक सबसे बड़ी तो जो काम करते हुए अनुभव ये भी रहा है कि अडल्ट्स के लिए टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है वो उनके मुताबिक नहीं है, या है तो वो बहुत कम है। तो ये एक चुनौती मुझे समझ में आती है। जो लोग वाकई में काम करना चाहते हैं अडल्ट एजुकेशन के क्षेत्र में, अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, पर वो फेस करते हैं इस चुनौती को। इसी के साथ मैं आगे इस चर्चा को ले जाते हुए सुस्मिता जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अडल्ट एजुकेशन के इंटरवेंशंस जब हम प्लान करते हैं या जो हो रहे हैं पूरे एशिया पैसिफिक लेवल पर, साउथ एशिया पैसिफिक लेवल पर, तो उसमें आपको किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो दिखाई देते हैं? कि क्या इंटरवेंशन लेवल पे क्या मुख्य चुनौतियां हैं जो फेस करनी पड़ती है? सबसे पहले धन्यवाद निरंतर को ये फेसबुक लाइव में इनवाइट करने के लिए। जैसे हम लोग इतनी देर तक बात कर रहे हैं कि एडल्ट लर्निंग एंड एजुकेशन सिर्फ लिटरेसी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वाइडर एक चीज़ है,
और हम अगर सामाजिक या अर्थव्यवस्था या एनवायरमेंटल कुछ भी चीज़ों को अच्छी ढंग से टैकल करने के लिए एडल्ट लर्निंग एंड एजुकेशन एक सबसे बड़ा तरीका है जिसके हिसाब से हम लोग इसको एड्रेस कर सकते हैं। पर हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो तो इसके हिसाब से एडल्ट लर्निंग एंड एजुकेशन सरकार के तरफ से या किसी भी तरफ से सबसे ज़्यादा महत्व रखना चाहिए, पर रियलिटी में ऐसा है नहीं जो हम लोग बार बार बोलते जा रहे हैं। तो एक तो ये है कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, क्वालिटी बोलिए, एक्सेस टू एडल्ट लर्निंग एंड एजुकेशन बोलिए, इसको सही ढंग से चलाने के लिए जितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जितना डोमेस्टिक रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए, वो बहुत ही कम है। अगर अब ग्लोबली जो हमारा बताया जाता है कि हमें हर देश को अपने जीडीपी का 4 to 6% एलोकेट करना चाहिए पूरा एडुकेशन के लिए, जो सामग्रिक एडुकेशन विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, बेसिक, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, एडल्ट एंड एवरीथिंग, उसमें वो ही है 4 to 6%। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया का कितना है परसेंटेज? इट्स लेस देन 3% अभी जीडीपी का। सो यू कैन इमेजिन कि अगर पूरा एडुकेशन का एलोकेशन ही 3% है, उसमें एडल्ट एडुकेशन का उससे भी कम है। यूनेस्को UIL जो यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, उन लोगों का एक स्टडी है जिसमें देखा गया है कि 2016-17 का है ये, पर ये अभी भी चालू है या फिर और भी कम हो गया होगा, कि एडल्ट एडुकेशन का एलोकेशन है लेस देन 1% ऑफ द फुल एलोकेशन ऑफ एडुकेशन। तो मान लीजिए अगर 4% भी कोई देश कर लिया है पूरा एडुकेशन का एलोकेशन, उसमें लेस देन 1% है एडल्ट एडुकेशन के लिए। तो ये तो सबसे बड़ा चुनौती देखा जाता है कि अगर आप प्लान भी करें, अगर कुछ भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, क्वालिटी ऑफ एडल्ट एडुकेशन बोलिए, या एक्सेस की बात करें, सबसे पहले जो बैरियर आता है वो है उसमें एलोकेशन सही नहीं है। ये सबसे बड़ा मुश्किल देखा जाता है। दूसरा जो देखते हैं कि एडल्ट लर्निंग एंड एडुकेशन ऐसा नहीं है कि आप ऐसे दवाई दिया और कल आपको निकल गया, आप ठीक हो गए ना, जो जैसे एग्जाम दिया और आप उसका रिजल्ट आपको मिल गया अगले दिन ना। एडल्ट एडुकेशन लर्निंग का ये तरीका नहीं है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं कि आपने अच्छा CLC चलाया या डिजिटली चलाया और अगले दिन सारे लोग को पता चल गया है क्या करना है। तो इसको मॉनिटर करना, इसको इवैल्यूएट करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक और दूसरा है जिसके लिए क्या होता है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता जा रहा है, कि अरे इसमें तो कोई हम रिजल्ट ही नहीं देख पाते हैं, क्या होता है, अरे वो वहां तो CLC चलाते रहते हैं पर पता नहीं वो लोग आगे क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता है, वो लोग जाते रहते हैं आते रहते हैं पर कुछ तो दिखता नहीं। ये ऐसा नहीं कि वो 6वीं से 7वीं कक्षा का आप एग्जाम दे के जा रहे हो, ये तो मतलब ये लॉन्ग टर्म आपको देखना पड़ेगा। ये एक है। जैसे आपने बताया कि पहले कि मैं सेंट्रल एशिया में ज़्यादा काम करती हूँ, तो वहाँ का एक हम बताएंगे कि सेंट्रल एशिया जो देश है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश में ये सोवियत की टूटा हुआ देश जो बोलते हैं, तो इन देशों का जो लिटरेसी रेट्स आर क्वाइट हाई। तो इनका जो वैसे लिटरेसी रेट्स ही 90 to 93% होते हैं, पर और इसीलिए इनका जब एडल्ट एडुकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत, ये मतलब इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एडुकेशन, तो TVET करके ऐसे बोलते रहते हैं। पर इनका जो मुश्किल ये है कि इनका एडल्ट एडुकेशन का मतलब सिर्फ वो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, पर अगर आप सिर्फ स्किल एडुकेशन करें तो फिर वो आगे जाके उसको, तो अगर वो एक बिजनेस शुरू करता है, वो बिजनेस चलाने के लिए जो स्किल्स होना चाहिए, नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल होना चाहिए, एंड ऑल जो हम जीवन शैली बोलते हैं, लाइफ स्किल्स, वो उसमें ही है। तो इसीलिए फोकस टोटली रहता है कि स्किल बिल्ड कर दो,
जो बुक बाइंडिंग चाहिए चाहे वो चाहे स्किल उसका बिल्ड कर दो, पर उसके साथ साथ जो जीवन शैली है वो ना होने के लिए काफी लोग ऐसे होते हैं कि आगे जाके वो उसका सक्सेस नहीं होता है। वो स्किल्स उसका हो गया है पर फाइनली देखा जाता है कि वो लोग स्किल बना के फिर माइग्रेट हो गए रशिया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक पॉपुलेशन है जो रशिया में माइग्रेट होते हैं, और रशिया में जाके फिर वो बोलते हैं कि अरे जो सीख के आए हो वो वहां पे सही नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग कि हम जो सिखाते हैं वो हमारे एम्प्लॉयमेंट के साथ मैच होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो फिर हम सीखे और एम्प्लॉयमेंट दोनों के बीच में पूरा गैप, ये ऐसे तो फिर वो एडुकेशन का क्या मायने है। एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर एडल्ट एडुकेशन बट ऑल्सो द ओवरऑल एडुकेशन, जो हमारे मतलब बेसिक एडुकेशन जो इसमें भी इसमें इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो ये एक चीजें हैं। और जैसे हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होगा? पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए आपको एविडेंस चाहिए, आपको डेटा चाहिए। एडल्ट एडुकेशन में सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम जो है कि डेटा की कमी। आपको नहीं मिलेगा ऐसे कि परफेक्ट डेटा कि क्या कितने लोग हैं जो अभी भी इसके अंदर नहीं है, उसमें से कितने मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, कितने एथनिक कम्युनिटी से आते हैं। अगर इंडिया की बात करें कितने, या साउथ एशिया की बात करें तो कास्ट, बैकवर्ड कास्ट जो बोलते हैं और व्हाटएवर, तो वो ये यहाँ से कौन लोग आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से क्या कौन कौन आते हैं, ये क्लैरिटी नहीं है, और इसका असर पड़ते हैं हमारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर भी। तो वो एक बहुत ही मुश्किल चीजें हैं। और लास्ट में मैं बोलूंगी कि जब हम बात करते हैं कि एडल्ट एजुकेशन और इट्स लिटरेसी, इट्स स्किल्स, बट हमें इसके साथ साथ और ब्रॉडर एस्पेक्ट भी मतलब उसके अंदर आना चाहिए। जैसे मैंने जीवन शैली की बात किया, उसके साथ साथ जैसे कि क्लाइमेट के बारे में बात होना चाहिए, जैसे कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात होना चाहिए, जैसे कि लोगों के अभी कोई भी देश के लिए ये एप्लीकेबल है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ऐसे लोग, ऐसे सिटीजन बनना चाहिए जो सही ढंग से सही प्रश्न पूछ सके, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सके। तो वो सही प्रश्न पूछने की जो स्किल्स है वो भी आना चाहिए, और उसके लिए जैसे एडुकेशन होना चाहिए, एडल्ट एडुकेशन, दैट शुड बी द वे दैट वी शुड बी looking into. So these are the few broader challenges that I थैंक यू सुस्मिता जी। बेसिकली जब मैं आप ये चैलेंजेस बता रहे हैं और ब्रॉडर लेवल पर बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो मुझे एक ये लग रही थी कि एजुकेशन में जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इट्स अ लॉन्ग वे थिंग। इट्स नॉट लाइक कि आपने कहा अभी कि आज हमने कोई घुट्टी पिलाई और कल ठीक हो गए। तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट जो है वो लंबे समय का होने की जरूरत है, और लोगों के अंदर बहुत जो उसके रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं वो एक पेशेंस होने की जरूरत है, धैर्य होने की जरूरत है कि हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो लंबे समय बाद मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट लंबा है, और शायद ये एक बड़ा कारण है कि हमारी सरकारों की तरफ से, कोई एक सरकार नहीं, सभी सरकारों की तरफ से एक तरीके का इग्नोरेंस हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर तो कुछ करेंगे तो होगा नहीं, मतलब रिजल्ट्स तो मिलना नहीं है। तो सरकारों की तरफ से भी एक तरह की इग्नोरेंस चलती रहती है। ये चैलेंजेस आपने जो अंडरलाइन किए ये इम्पोर्टेंट हैं, और शायद इनसे हम बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसी के साथ क्योंकि अब दौर बदल रहा है, लिटरेसी में और नए आयाम भी जुड़ते जा रहे हैं, तो अर्पिता जी मैं थोड़ा सा शिफ्ट लेती हूँ अडल्ट एजुकेशन में केवल पढ़ना लिखना जो है उससे डिजिटल लिटरेसी की तरफ। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जब महिलाओं के साथ डिजिटल लिटरेसी का काम करते हैं तो जेंडर, सेक्सुअलिटी से जुड़े किस तरीके के मुद्दे आपके सामने आते हैं जो चुनौती के तौर पर भी आ सकते हैं और जिनके साथ डील करना पड़ता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग? हाँ बिल्कुल। तो एक बात तो ये है कि जैसे हमने पहले कहा कि कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्ल्ड अलग अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है।
हम जो बात अभी कर रहे हैं जूम की, और कि हम कहीं कहीं जगह पे हम बैठे हैं पर हम एक ही जगह पे मिल रहे हैं कहीं पे, तो जो ऑफलाइन एक दुनिया है वो जाके कहीं पे एक ऑनलाइन में मिल रहा है। तो सेम चीज़ जब हम ऑनलाइन में हम इस्तेमाल करते हैं, जो सेक्सुअलिटी की बात आती है, तो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं सेम प्रेजुडिस, सेम बायस के रूप में, जो कि ना समाज में महिलाएं और बाकी जो जेंडर है उनको फेस करना पड़ता है समाज में, ठीक है। और मैं ये भी एक यहाँ पे पॉइंट में लेके आना चाहती हूँ कि हम जब पूछते कि महिला है, तो महिला कौन है, जो वो बायोलॉजिकल महिला है या कि वो ट्रांसजेंडर है, और भी तरीके जो क्वेयर जेंडर और भी अलग की जेंडर है, जो कि ना और भी डिस्क्रिमिनेटेड, ये SC ST दलित, इनकी सारी महिला की ये भी एक कि हम एक संगठित रूप के इन लोगों की बात करते हैं। पहली बात तो ये है। तो जब सेक्सुअलिटी की बात आती है तो हम देखते हैं कि एक जो डिजिटल लाइफ और जो ऑफलाइन में ये ब्लर हो रही है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अभी ऐसे हम जो बात करते हैं, ठीक है। तो एक सिमिलरली ये होती है कि हम ऑनलाइन वर्ल्ड यूज़ करते हैं कि हमारी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना, ये भी है। हम ऑनलाइन जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन, जो कि ना जो लड़कियां हैं, 15 साल 16 साल की लड़कियां हैं या लड़के, वो अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने के लिए ऑनलाइन में ढूंढते हैं, एक स्पेस बनाती है कि वो जहाँ पे उन लोग बात की जीत कर सकते हैं। जब भी हम प्राइवेसी की बात करते हैं, तो ये जो सर्वेलेंस होती है, जो ये हमारी जो प्राइवेसी हट रही है, कि ये जो स्पेस है, जो महिला, जैसे कोविड के दौरान हम जानते हैं कि घरेलू हिंसक बहुत ही बढ़ गए हैं, वो नहीं जा पा रही थी रिपोर्ट करने, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से कैसे रिपोर्ट करे। सेकंड पॉइंट तो ये है, हम ये भी जानते हैं कि जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है, ये एग्जैक्टली सिमिलर है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। बहुत सारे महिला और दूसरे और जेंडर वो रेगुलरली रेप थ्रेट मिलती हैं उन लोगों को, रेगुलरली उनको साइबर स्टॉक किया जाता है, उनकी फ़ोटो मॉर्फ करके लगाते हैं फेसबुक में। इसी डर में बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे वो फ़ोटो नहीं लगाते हैं, इसी डर में, क्योंकि जो डर समाज में है, बाहर की दुनिया है, वो एक्चुअली अब यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि हम एक ही है। और एक बात है कि जब सेक्सुअलिटी की बात की तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं को देखते हैं एक हाउसवाइफ या मदर के रोल में हम, और जब वो एक स्मार्टफोन यूज़ करने लगे तो उनको लगता है कि वो टाइम पास कर रही है, वो जो जबकि घरेलू काम करेगी तो वो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये जो जब एक स्मार्टफोन, जब एक महिला स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो हम समाज में कहीं कहीं ये आते हैं कि वो बहुत सारी वो जो मैरिज की लेवल पे, जो ये प्योरिटी की लेवल पे वो नहीं रहा, तो उसकी बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी आ रही है। कोई गांव में वो लोग बोलेगा अरे तेरी लड़की तो ऐसे कर रहे, ऐसे कर रही, तो ये जो सुनने में आता है। और सबसे जो हमारे समाज में ये होती है कि हर चीज़ कुछ भी हो जाए फाइनली महिला की ही दोष है। तो वो ऑनलाइन में अगर रेप थ्रेट उसको आ रहा है ऑनलाइन में, जर्नलिस्ट हो या कोई भी है या रिपोर्टर, या कहीं रास्ते में बस में जा रहे हैं, उसकी फोटो खींच रहे हो और उसके नंबर पे ये कर, तो अल्टीमेटली उसी के दोष पे आ रही है कि तूने कुछ किया है, इसीलिए तेरे को ये आ रहा है। और फाइनली एक बात ये कि जब हम बात करते हैं ना कि ये जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को ये एक स्मार्टफोन तोड़ती है। जब हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो हमारे दायरे, हमारे पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम या तो सेक्स के बारे में जानना, या हम एजुकेशन के बारे में जानने, खुद के बॉडी के बारे में जानना है। बहुत सारी महिलाएं कि जो बहुत सारे बायोलॉजिकल पार्ट्स की उसके बारे में खोजते हैं ऑनलाइन में। तो और उससे के साथ लाइवलीहुड, जो लाइवलीहुड की एक पेटीएम यूज़ करना, एक गूगल पे यूज़ करना, सारे जो एक व्हाट्सएप यूज़ करना, सोशल मीडिया, ट्विटर जो भी यूज़ करना, ये सारे जेंडर नॉर्म्स, ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स की वो जो घर पे औरतें बैठेगी और घर पे ही काम करेगी, वो उसको तोड़ते हैं। तो जो आराम की अधिकार है
जो महिलाओं के नहीं मिलती है, हम कि हमारे आराम की नहीं मिलती है, क्योंकि महिला घर पे पूरी दिन काम करते हैं, जो आराम की, तो वो उसकी जो एजुकेशन है, स्मार्टफोन के राइट भी, वो भी चले जाते हैं एक साथ। तो आपने जो सवाल पूछा है कि जो महिला जो किस प्रकार के चैलेंजेस आती है, हम इसी प्रकार के चैलेंजेस हम लेते हैं कि जब महिला डरते हैं कि फेसबुक में कुछ होगा तो नहीं, अगर पोस्ट करे तो, अगर ज़्यादा बात करेंगे तो कोई आएगा तो नहीं, साइबर स्टॉक फ़ोन करेंगे, मम्मी पापा को कोई फ़ोन करेंगे, तो ऐसे भी तो वो डरते हैं। पर हम इसको इसमें ये एड्रेस करते हैं कि हम जानते हैं कि ऐसे चैलेंजेस हैं, हमको और रिजिलिएंट बनना पड़ेगा, और न्यू फॉर्म जो मीडिया है उनको और तरीके से और सिक्योर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पहले हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम कुछ बोल देते, फिर बाद में जब कुछ थ्रेट आएगा तो उसको रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसा नहीं होता। हम दोनों को एक साथ समझना पड़ेगा कि जब हम किसी को कोई बातचीत बिना हिचक के बोल सकते हैं, तो उसका सेफ और सिक्योर प्लेस भी है कि हम कोई कुछ होगा नहीं, पर जब तक वो नहीं आएगा उसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी हिसाब से इसी जो थ्रेट लेवल को, इसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म के फेसबुक में अगर हो रहा है तो फेसबुक में प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट करना पड़ेगा, पुलिस में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे समाज में होते हैं, हम जानते हैं कि रेप थ्रेट्स, ये जो भी है, रेप से बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होती, तो सिमिलरली ऑनलाइन में रिपोर्ट नहीं होती। तो वो सारे चैलेंजेस हमको बहुत पार्टिसिपेटरी मोड में हमको करना पड़ेगा कि कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि नहीं हो रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में नहीं होगा। जी निशि। थैंक यू अर्पिता जी। क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड में, मतलब ये जो पूरी डिजिटल की ट्रेनिंग्स हैं, इनमें महिलाओं के साथ काम करते हुए किस तरह की चुनौतियां आती हैं उसके बारे में बात कर रही थी। और ये बिल्कुल सही है कि हम जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो उनके जेंडर के साथ जो बाकी की इंटरसेक्शनैलिटीज हैं, उनकी क्लास, कास्ट, ये जो रिलीजन, ये जो जितनी भी इंटरसेक्शनैलिटीज हैं, इनके साथ हमें देखना होगा, चीजों को, पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। और क्योंकि ये डिजिटल ट्रेनिंग की जो चुनौतियां हैं, डिजिटल वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन के लेवल पर जो चुनौतियां हैं, आपने वो बताई, तो इससे मुझे लग रहा था कि एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि पूर्णिमा, क्योंकि आपका अडल्ट एजुकेशन के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है काम का, और अभी निरंतर ने एक अप्लाइड डिजिटल लिटरेसी जो कार्यक्रम है उसका भी पायलट किया और फिर उस प्रोग्राम को भी चलाया। तो आपको इतने सालों में, मतलब मुझे ये लगता है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, इतने सालों में ऐसी कौन सी चुनौतियां थी जो आप कहेंगे कि 20 साल पहले भी हम ये फेस कर रहे थे और आज के टाइम में भी नए कार्यक्रमों में भी वो उतनी ही रिलेवेंट दिखाई देती हैं? आई थिंक दो तीन चीजें हैं, और जिसके बारे में सुष्मिता ने मेंशन किया, एक तो पूरा रिसोर्सेस का जो मामला है वो है, और दूसरा डेटा के बारे में सुष्मिता ने कहा कि जितना आई थिंक बच्चों की एजुकेशन में जितना रिसर्च या उस तरह की चीजें, इवैल्यूएशन या जितनी भी वैकल्पिक चीजें या अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं एडल्ट एजुकेशन में, हुए हैं लेकिन बहुत कम है। और दूसरा पूरा डेटा को लेकर ये एक पूरी मतलब बहुत ही घालमेल है। मतलब आपको फिर भी SC ST डेटा मिल जाएगा कि मेल फीमेल इतने लिटरेट हैं, और उसमें फिर SC ST वो सारी चीजें पर लिटरेसी की डेफिनेशन ही इतनी नैरो है कि हमारे यहाँ पर जो लोग भी साइन कर लेते हैं उनको लिटरेट मान लिया जाता है, वो अलग मसला है। तो डेटा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और उससे निरंतर भी काफी ग्रैपल करता रहा है, जूझता रहा है कि हमारा MIS किस तरीके का हो, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो मतलब मुख्य केंद्र में, जो मैं पहले कह रही थी, कि वो महिला है, और वो क्या सीख रही है उसको हम कैसे ट्रैक कर पाए। तो अगर हम उस महिला को ट्रैक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई हमको रिसोर्सेज दे रहा है तो वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं दे सकता है, और जो वो लर्निंग प्रोग्रेस है वो हम बहुत कम लोगों के साथ ही कर पाते हैं।
तो वो 300 लोगों के साथ या मैक्सिमम 1000 लोगों के साथ या 2000 लोगों के साथ हो पाएगा, क्योंकि हम हर महिला में वो प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। तो कई बार वो MIS इस वजह से भी बहुत लेंदी, बहुत बोरिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जो रिसोर्सेस दे रहे हैं उनको ये चाहिए भी कि हम ये देखना चाहते हैं कि वो महिला कितना सीखी है। और आई थिंक अनीता ने कहा या सुष्मिता ने कहा कि मतलब बहुत क्विक फिक्स टाइप का अप्रोच है, क्विक फिक्स कहें या बैंडेड टाइप का अप्रोच है कि कट गया और बैंडेड लगा दिया, अब घाव ठीक हो गया, पर घाव का अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो एडल्ट एजुकेशन में एक बहुत बड़ा ये चैलेंज रहा है कि 3 महीने का प्रोग्राम कर दीजिए, 6 महीने का प्रोग्राम कर दीजिए, और उसमें आउटकम ये होना चाहिए कि महिला अखबार पढ़ सके, महिला एक कहानी पढ़ सके, महिला एक एप्लीकेशन लिख के प्रधान के पास भी चले जाए और जो मनरेगा में घोटाला हो रहा है उसके खिलाफ भी आवाज उठाए और वो पंचायत इलेक्शन के लिए भी लड़े। तो इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, क्योंकि डिजिटल एज के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरी जो एक समझ बनी है कि शुरू में हम महिला को स्लेट देते थे, अब हम महिला को डायरेक्ट मोबाइल देते हैं, तो एक लिखने का भी पैटर्न चेंज हुआ है। मतलब वो स्लेट और जो चौक है उससे अब महिला डायरेक्ट कीबोर्ड पर लिख रही है। वो जो पूरी स्क्रिप्ट है, वो जो पूरी लैंग्वेज है, वो जो पूरी टेक्निक है, वो पूरी चेंज हो रही है रीडिंग राइटिंग की। आप अगर क पहचान पा रहे हैं तो आप कीपैड में वो चीजें देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको लिखना सीखें, बट अगर आप ये समझ रहे हैं ये क लिखा हुआ है और इसको दबाने से क जैसे बहुत सारे शब्दों तक हम पहुंच सकते हैं, वो पूरा आइडिया ऑफ मीडियम जो सीखने का है या लैंग्वेज है या जो पूरी पेडागॉजी है, वो एक शिफ्ट आई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ अभी भी हमारे सेंटर में लर्नर है, पर उसके आसपास बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। वो अभी भी पेडागॉजी के लेवल पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको समझना और इसको चीजें करना। मैंने वो ट्रेडिशनल पेडागॉजी भी देखी है जहां पर वर्ड मेथड से सिखाते हैं, और मुझे अभी भी लगता है कि वो वर्ड पेडागॉजी से ही चीजें सिखानी चाहिए जहां पढ़ना लिखना सीखे। पर जब कीपैड या फिर स्मार्टफोन जहां टच से चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा मेरे दिमाग में भी खलबली मची कि पेडागॉजी में भी चेंज करना है। लेकिन अभी भी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको बेसिक लिटरेसी कराते हुए डिजिटल लिटरेसी, और जो सुष्मिता कह रही थी कि जो पूरा एक सिटीजनशिप की जो पूरी बात है, आपको क्या हो रहा है लोकली नहीं पर ग्लोबली क्या हो रहा है, उसमें भी एक एक्टिव तरीके से एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होने की जरूरत है, कि जहां पर हम पैसिव तरीके से चीजों को सोचे समझे नहीं, पर हम एक एक्टिव रूप से चीजों पे को सोच पाए और समझ पाए और उस पे हम शामिल भी हो पाए। ये एडल्ट एजुकेशन में अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अभी भी बहुत ज्यादा फंक्शनल एस्पेक्ट पर बंधे हुए हैं कि उनको इतना पढ़ा दो कि वो अपना जीविकोपार्जन कर पाए, या ये उनको इतना पढ़ा दो कि बच्चे का होमवर्क कर पाए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीजें एनफ नहीं है, मतलब इसके बियॉन्ड चीजें होने की जरूरत है। तो रिसोर्सेज, डेटा, टाइम और करंट जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से पेडागॉजी, करिकुलम, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थैंक यू पूर्णिमा। मैं समय को भी देख रही थी और हालांकि समय हो गया है, पर क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं, पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं बिना पूछे माफी चाहूंगी, मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगी तो मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रही हूँ इस बातचीत को समय सीमा से बाहर ले जाने की, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा क्विक होके हम जवाब देने की कोशिश करें, और ये सवाल इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं रखना चाहती हूँ।
तो क्योंकि एक पूरे चेंज की बात पूर्णिमा ने की अपनी बातचीत में कि कैसे आसपास की भी चीजें चेंज हो रही हैं, उसमें मैं ये देख रही थी कि एक बड़ा, सबसे बड़ा जो चेंज है वो है कोविड का आना। और कोविड के समय में चीजें जिस तरह से ड्रास्टिकली बदली हैं, टीचिंग लर्निंग के तरीके बदले हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मिलाते हुए अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एशिया के लेवल पर, स्तर पर, यदि हम अडल्ट एजुकेशन इंटरवेंशंस की बात करें तो उनमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? आप इसमें एक सवाल और जोड़ लीजिए, आप मिलाते हुए जवाब दे सकते हैं कि कोविड के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें तो क्या कुछ और प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो बेहतर हैं, कहीं और हैं और हम अडॉप्ट कर सकते हैं? जी बहुत जल्दी मैं इन दोनों सवालों का थोड़ा जवाब देना चाहूंगी और ये भी कहूंगी कि एसबी की हमारा जो नेटवर्क है उसकी किसमें क्या सोच है आगे। एक है, जैसे मैंने कहा कि एसबी का जो स्टैंस है वो है कि एडल्ट एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए, हाँ, मतलब परिवर्तनवादी होना चाहिए। तो अभी जितने हमने उदाहरण देखे, अर्पिता ने कहे, पूर्णिमा ने कहे, तो वो बहुत ही सीमित तरह का हम देखते हैं एडल्ट एजुकेशन को। तो उसमें जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव जो आना चाहिए उस व्यक्ति में, तो वो आने का प्रयास होना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट टीचिंग ऑफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड या लिटरेसी सिखा दिया, स्किल्स सिखा दिया, ऐसे नहीं। तो वो व्यक्ति एक एक्टिव तरीके से, एक्टिव सिटीजनशिप हम इसमें देखना चाहते हैं। सो दैट इज वन। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की आप बात करते हैं, तो इस परिवेश में जैसे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में 2 देशों का हम उदाहरण देते हैं जो हमारे करीब के देश हैं। एक है थाईलैंड की, जहाँ पे उनके शिक्षा मंत्रालय में पूरा एक बड़ा विभाग है जिसको ऑफिस ऑफ दी नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, उन्हीं। तो वहां उन्होंने पूरा करिकुलम बनाया है लिटरेसी के लिए, राइट। मैं कहूंगी, अगर मैं उसको देखूं तो मैं कहूंगी वो अपने आप में बहुत जिस तरह का हम चाहते हैं वैसा नहीं है, बट एटलीस्ट देयर इज सम एक्सेस टू गेन लिटरेसी, राइट, कि जिनको नहीं स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई है और जो पढ़ना लिखना चाहती हैं तो उनके लिए वो है। तो वो पूरा एक जिसको कहना पैरेलल एक लर्निंग सिस्टम है कि जिसमें लोग जा सकते हैं। तो वहां हमने देखा है, और उसकी डिलीवरी कैसी है कि हर गांव में एक कम्युनिटी लर्निंग सेंटर है, CLC, जो सरकार चलाती है। और काफी, एक तो ये पूरा लिटरेसी का है, लेकिन जैसे पूर्णिमा ने कहा कि लर्नर्स के जो लिव्ड रियलिटी का कॉन्टेक्स्ट है, उनको क्या सीखना है वहां पे, उसका थोड़ा प्रयास होते हुए देखा है। और कोविड के पहले की भी बात है कि जहां हमने देखा है कि विशेषकर युवाओं को उन्होंने तब मोबाइल लिटरेसी भी इंट्रोड्यूस की थी कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना, मोबाइल से कैसे कनेक्ट होना, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस करना, वगैरह वगैरह। तो वो एक थोड़ा प्रयास हम देखते हैं। लेकिन आई एम स्ट्रेसिंग द एग्जांपल ऑफ थाईलैंड इसलिए क्योंकि वो दोबारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में आता है, राइट। लोग खरीदते नहीं है शिक्षा, लेकिन उनको दिया जाता है, उनके हक माना जाता है। दूसरा एक उदाहरण है फिलीपींस का, वेरी सिमिलर, जहां ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम उसको कहा जाता है। वो भी सरकारी है, मतलब इट इज अगेन एज अ राइट। और हर एक वार्ड्स में, हर एक गांव में उसकी डिलीवरी है कि जहां ट्रेनर्स आके एक तो लिटरेसी के बारे में सिखाते हैं, बट सिंस फिलीपींस को एक पॉपुलर एजुकेशन की परंपरा रही है, तो इसीलिए जैसे पूर्णिमा ने बात की, फ्रेरियन अप्रोच लेके भी, पार्टिसिपेटरी अप्रोच लेके भी वहाँ काफी सारे कार्यक्रम विशेषकर महिलाओं के लिए होते हुए हमने देखा है। वहाँ डिजिटल का अभी इवन आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया है, लेकिन दी ओनली स्मॉल एग्जाम्पल फ्रॉम दी NGO सेक्टर में ये कहना चाहती हूँ कि मनीला में, उनकी राजधानी में, सीनियर सिटीजन्स के काफी सारे ग्रुप्स बने हैं जो हमारे नेशनल एजुकेशन कोalition ने प्रमोट किए हैं वहां पे। और उन्होंने रेडियो के जरिए, जिसको सीनियर सिटी नाम का कार्यक्रम को नाम दिया है, वहां कोविड की इंफॉर्मेशन देना, फोन इन करके लोगों के सवालों का जवाब देना, उनको इमोशनल सपोर्ट देना, ये जो सीनियर सिटीजन्स है वो ही एक दूसरे के लिए करते थे। एंड देन डिजिटल इन द सेंस मोबाइल पे भी उन्होंने ग्रुप शुरू करके वैसे किया। So that is one example, I think, as best practice coming from the learners themselves हुआ है।
दूसरा मैं ये थोड़ा कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली बदलाव आया है, लेकिन जिन ग्रुप्स के साथ हमारी सदस्य संस्थाएं, मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, तो वहां तो हमने देखा और जो बातचीत में भी अभी हमें दिखाई दिया, इतना बड़ा डिवाइड है। सो ये डिजिटल डिवाइड जिसको कहते हैं कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक्सेस नहीं है फॉर डिवाइसेस, तो वहां हम मतलब वहां जिस तरह से पहुंचना चाहिए था कोविड के इसमें भी, वो हम नहीं पहुंच पाए। सो देयर हैज बीन अ ह्यूज लॉस ऑफ लर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ एडल्ट्स एंड इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हम देखते हैं। तो दैट इज वन थिंग व्हाट एस्पे इज ट्राइंग टू डू, क्योंकि एस्पे एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हर 4 साल में जब हमारी जनरल असेंबली होती है, तो अभी 2020 के दिसंबर में जब हुई, तो मेंबर्स ने ये सूचित किया, एंड आई थिंक निरंतर का बहुत बड़ा पायनियरिंग एग्जाम्पल हमारे पास था मिसाल के तौर पे, और जो हम हमारे कार्यक्रम में बहुत डिसेमिनेट भी करते हैं ऐप डील का। तो वहां पे अभी हमने एक रिसर्च लिया है 8 देशों में, कि जहां हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करनी है इन देशों में, तो अभी की क्या स्थिति है और वो होने के लिए फाइनेंसेस क्या लगेंगे। सो इट्स ऑन एजुकेशन फाइनेंसिंग फॉर डिजिटल लिटरेसी इन द पोस्ट कोविड टाइम्स। तो इंडिया भी उसमें एक रिसर्च का भाग है। तो इन 8 देशों के जो डेटा आएगा, तो अभी अगले साल 2022 में वो एक रिपोर्ट और उसके ऊपर एक पॉलिसी पेपर हम बनाएंगे, एंड उसके लिए हम एडवोकेसी करेंगे एट द रीजनल लेवल। ऑल्सो अभी के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान है बुनियाद जो हमारी संस्था है, वहां उन्होंने मोबाइल्स का इस्तेमाल करके जो नवसाक्षर थे, न्यू लिटरेट्स थे, उनकी लिटरेसी रिटेन होने के लिए भी 10 साल पहले काम शुरू किया था। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और अगर हम बुनियाद से जुड़ के उनको भी कभी इस सीरीज में ले आए, तो आई थिंक इट विल बी वेरी चैलेंज, बिकॉज इट इज फॉर विमेन। तो वो हम थोड़ा देख सकते हैं। दूसरा, जो आप सभी लोगों को पता है कि एसडीजी के जो पॉलिसी प्लेटफॉर्म्स हैं रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, वहां भी एसबे इन सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके एडवोकेसी कर रहा है कि डिजिटल लिटरेसी का समावेश कैसे होना चाहिए। आप जानते होंगे कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है एडल्ट एजुकेशन पे 12 साल में एक बार, जो अगले साल है, तो वहां पे भी सब रीजनल कंसल्टेशंस जो अभी चल रहे हैं, तो उसमें भी निरंतर का उदाहरण एप्पल का हमने वहां पेश किया था, एंड इट वाज वेल रिसीव्ड। तो उसी के आधार पर मेरे ख्याल से ये जो पायनियरिंग एग्जांपल्स हमको हमारे रीजन में दिखते हैं, तो उसका आधार लेते हुए हम इसका ये प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कैसे हो एसबी मेंबर्स में, और उसको हम कैसे प्रमोट करें, और उसके आधार पर हम पॉलिसीज भी कैसे बनाएं बेस्ड ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। सुनीता जी, एक आखिरी सवाल मैं सभी पैनलिस्ट से पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहूंगी कि क्योंकि समय हमारे पास वाकई काफी कम है, तो एक रिकमेंडेशन के बारे में बात करना चाहूंगी। यदि हम अडल्ट एजुकेशन की पॉलिसी को देखें, तो पूर्णिमा जी आपसे, क्योंकि आपका फील्ड स्तर पे काम करने का लंबा अनुभव है, एडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम्स को इंटरवेंशन को देखने का अनुभव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि पॉलिसी में क्या चीज इंक्लूड की जानी चाहिए? सुस्मिता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ओके, तो वन बाय वन भी कर सकते हैं, आप पहले बताएं और फिर हम एक एक करके सबके पास चलते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मैंने पिछले उसमें कहा था कि रिसोर्सेज और ये सारी चीजें तो हैं। मुझे लगता है कि जैसे जर्मनी का जो उदाहरण अनीता जी ने दिया या फिर थाईलैंड का दिया, मुझे लगता है कि जिस तरीके से चिल्ड्रंस एजुकेशन के बारे में एक कमिटमेंट दिखती है, और हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन की बात 14 तक दिखती है, मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग या एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वैसी ही कमिटमेंट मुझे लगता है कि सिर्फ थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन को भी लेकर है, पर ये जो पूरी एजुकेशन में हमने जो एक डिवाइड किया हुआ है, आई थिंक इसको एक संगठित तरीके से लेकर चलने की जरूरत है। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि जो टुकड़े टुकड़े में वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल बिल्डिंग और ये सारी चीजें, आई थिंक एडल्ट एजुकेशन का जो पूरा विजन है, जहां पर बेसिक लिटरेसी
फंक्शनल लिटरेसी या सिटीजनशिप एजुकेशन या जो भी करंट चीजें आ रही हैं उसको साथ में, मतलब वो विजन के लेवल पे ना हो पर वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे हो, और एक कमिटमेंट ग्राउंड लेवल पे भी होने की जरूरत है। सुस्मिता जी, मैं आपसे थोड़ा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर समझने की कोशिश करना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट आपने कहा कि सभी जगह पे पॉलिसीज लेवल, पॉलिसीज नहीं, एटलीस्ट एडल्ट एजुकेशन को जब देखते हैं तो मोरलेस सिचुएशन सेम ही हमको दिखती है कि कितनी उसको इम्पोर्टेंस दी हुई है। तो उस स्तर पर यदि हम देखें तो आप किस कोई 2 मेन इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस जो आप पॉलिसी लेवल पर देना चाहेंगी? जैसे आपने बताया कि काफ़ी देशों में ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि कुछ देश जैसे थाईलैंड, फिलीपींस और कंबोडिया, लाओस, जिन लोगों ने अपने खुद बना लिया है पॉलिसीज ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जो हम ले सकते हैं। दूसरे देश जिनके पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग का अभी भी क्लैरिटी उतनी अच्छी तरह से नहीं है, तो वो वहाँ से वो लर्निंग ले सकते हैं। पर अगर आप हमसे पूछे कि क्या होना चाहिए, जो भी देश अच्छा काम किया है एडल्ट एजुकेशन के ऊपर, जितना भी ये देखा गया है कि वो लोग मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि सिविल सोसाइटीज, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, मीडिया, सबको मिला के वो लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं वो पॉलिसी एंड प्रैक्टिस बोथ लेवल पे अच्छे ढंग से चला पा रहे हैं। तो ये मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। दूसरा, मुझे लगता है कि हम बात कर रहे हैं कि एक ब्रॉडर अडल्ट एजुकेशन, सिर्फ लिटरेसी नहीं, सिर्फ स्किल एजुकेशन नहीं, या फिर सिर्फ लाइफ स्किल्स नहीं, तो ये सब मिला के हमको करना है। और ये जब हम सरकार को बोलते हैं रिकमेंडेशंस के लिए, तो अडल्ट एजुकेशन अगर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर रहता है तो वो मतलब मुझे लगता है कि सही में उसका सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो ये इंटर मिनिस्टीरियल कोलैबोरेशन, इंटर मिनिस्टीरियल कोऑपरेशन, जैसे कि यूथ अफेयर्स हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो सकता है, स्किल जो हर देशों में अलग अलग नाम पे जाना जाता है स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, इन सब के साथ मिलके ये इंटर मिनिस्टीरियल कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। और आई थिंक ऑल ऑफ यू टॉक्ड अबाउट कि ये डिजिटल इनइक्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू सुस्मिता जी। आखिरी में बस मैं अर्पिता जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप डिजिटल और टेक्नोलॉजी के पूरे एरिया में अडल्ट्स के साथ काम कर रही हैं, डिजिटल लिटरेसी पर उनके साथ काम कर रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि अडल्ट एजुकेशन की पॉलिसी में कोई एक चीज जो होनी ही चाहिए? एक तो इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि डिजिटल लिटरेसी सबसे ज़्यादा कि, और ये भी समझना पड़ेगा कि सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो फिर हम कैसे करें। फिर स्कॉलरशिप, स्मार्टफोन स्कॉलरशिप के इंतज़ाम करने पड़ेंगे, जैसे पीओवी देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, एक अगर फिनेंशियली पॉसिबल है तो, नहीं तो कुछ और ऑल्टरनेटिव। और एक और ये है कि ग्राम पंचायत में ज़्यादातर जैसे 3-4 स्मार्टफोन रखना चाहिए, सो दैट एवरीवन, मतलब सभी को यूज़ करना। पर एट द सेम टाइम इसमें भी कास्ट नहीं आना चाहिए कि अपर कास्ट को स्मार्टफोन दिया जा रहा है और लोएस्ट कास्ट महिलाओं को नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक और टीचर्स को ट्रेन करें, एक्चुअल जो लिटरेसी है वो टीचर्स को, उनको दायरा बढ़ाए। और फाइनली आई थिंक कि सरकार को या सभी को समझना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन अब्यूज से हरासमेंट है वो रियल है, जो क्योंकि वो ट्रॉमा है। वो जैसे एक वीडियो चला गया, वो वीडियो कई जगह हज़ार लाखों की फ़ोन पे है, एग्जिस्ट करता है, वो जब बार बार वो देख रहे तो वो उस औरत के दिमाग में वो ट्रॉमा नहीं जाती है। ये बहुत ट्रॉमा, ये डबल तरीके से एक उसको ट्रॉमाटाइज करते हैं और ये लाइफ लॉन्ग एक इवेंट हो जाती है, क्योंकि ये फ़ोन पे अभी भी, किसी की फ़ोन पे अभी भी है।
तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिजिटल अब्यूज़ है, हैरेसमेंट है, ऑनलाइन वायलेंस की रियल है, इसको अगर हम ऑफलाइन वायलेंस, घरेलू हिंसा को इतना प्राथमिकता देते हैं तो हम ऑफलाइन ऑनलाइन वायलेंस को भी प्राथमिकता देनी पड़ेगी। थैंक यू। बेसिकली इतनी सारी चीजें हैं, मैं कोशिश करूंगी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस सम अप में मैं ला सकूं। तो जो चीजें मुझे मतलब समझ में आई और मैंने समझा, बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम कह रहे हैं रिसोर्सेज का अवेलेबल होना एट द ग्राउंड लेवल। यदि आप लोगों की एक्सेस में नहीं होगा तो शायद उसको सीखना पॉसिबल नहीं है। दूसरे स्तर पर क्योंकि हम अलग अलग लेवल्स पर काम कर रहे हैं, अलग अलग चीजों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो आपने बात कही सुस्मिता जी की इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑपरेशन है, मल्टी लेवल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना जो है वो जरूरी है यदि हम एक्चुअली अपने एंड गोल रिजल्ट को पाना चाहते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही जो बात हुई कि कैसे संगठित तरीके से हम लेकर चलें पूरे प्रोग्राम को, हम उसको पार्ट्स में ना देखें, क्योंकि जब तक पार्ट्स में देखते रहेंगे तब तक अप्रोच जो है या जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आइसोलेशंस में ही होते रहेंगे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेने की जरूरत है। और बिल्कुल मतलब आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑनलाइन वायलेंस को, हैरेसमेंट को समझना। बिकॉज ये जो जेंडर नॉर्म्स जो आपने पहले भी कहा था अर्पिता जी की, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो सेम नॉर्म्स हम कैरी करते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। यदि हम बराबरी चाह रहे हैं, हम कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रहे हैं, तो हमें उन नॉर्म्स और उन वैल्यूज को एक लेवल पर ब्रेक करने की जरूरत है। पर दूसरे स्तर पर उसके लिए कुछ इस तरीके के लॉज लाने की जरूरत है, कानून लाने की जरूरत है, समझ बनाने की जरूरत है, ताकि जो एक मेंटल ट्रॉमा जिससे गुजरना पड़ता है एक खास जेंडर में होने की वजह से महिलाओं को, वो उससे बाहर निकल पाए। आई होप मैं इस बातचीत को, क्योंकि इतनी रिच बातचीत है और मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए, पर हम अपनी टाइम लिमिट से काफी एक्सीड कर चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम ऐसी ही एक बातचीत को आयोजित कर पाएं और आप लोग वापस अपना समय निकालकर उसमें आ पाएं और हम इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ मैं इस बातचीत को समाप्त करते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग बहुत बिजी हैं, सब लोगों ने इस चर्चा के लिए समय निकाला। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी उन सभी साथियों का जो हमें यहाँ पर सुन रहे हैं। उन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से इस बातचीत को सुनने का, और एक कदम हमने थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की। अडल्ट एजुकेशन जो एक मुद्दा है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इग्नोर्ड है, उसको समझने के लिए। तो आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू निशी, थैंक यू। Thank you. Thank you, Nishi.